टॉपिक है वो बिल्डिंग डिजिटल कलेक्शंस है। ठीक है कि डिजिटल कलेक्शन को हम कैसे बिल्ड करेंगे। ये अगर आप लोग देख लें तो ये प्रीवियस क्लास की एक कड़ी है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या क्या है टू क्रिएट अ डिजिटल लाइब्रेरी। तो उसमें सबसे पहला जो था वो टेक्निकल आर्किटेक्चर था। टेक्निकल आर्किटेक्चर को हमने डिटेल से कल पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम बिल्डिंग डिजिटल कलेक्शन और डिजिटाइजेशन, ये दो चीज़ें इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। तो बिल्डिंग डिजिटल कलेक्शन की जब बात आ जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इश्यूज इन क्रिएटिंग डिजिटल लाइब्रेरीज विल बी द बिल्डिंग ऑफ डिजिटल कलेक्शन। सबसे बड़ा इशू ये भी है कि आप डिजिटल लाइब्रेरी के कलेक्शन को कैसे बिल्डअप करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली फॉर एनी डिजिटल लाइब्रेरी to be viable, it must eventually have a digital collection to make it truly useful. अगर आप चाहते हैं कि आप एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाएं जो कारआमद हो, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कलेक्शन डेवलपमेंट करें, मतलब जो डिजिटल कलेक्शन है उसको आप बिल्डअप करें। तो ये भी एक ज़रूरी फैक्टर है। There are essentially three methods of building digital collections. जब भी हम डिजिटल कलेक्शन को बिल्ड करने जाते हैं, डिजिटल कलेक्शन बिल्डिंग मतलब ये है कि जब आप एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाते हैं तो उसमें डेफिनेटली आप लोग जो है किसी न किसी डेटाबेस में आप क्या करेंगे, आप डिजिटल कलेक्शन जो है वो ऐड करेंगे। तो जब डिजिटल कलेक्शन ऐड करेंगे तो उसके जो कलेक्शन एक्वायरिंग है, ठीक है, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका आप देख लें, जो आसान आसान तो खैर नहीं, मुश्किल है सबसे, लेकिन जो आपको समझ आएगा वो है डिजिटाइजेशन। मतलब है कन्वर्टिंग पेपर एंड अदर मीडिया इन एग्जिस्टिंग कलेक्शंस टू डिजिटल फॉर्म। डिस्कस इन मोर डिटेल बिलो, मतलब इसको हम फिर दूसरी स्लाइड में डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको समझा दूं कि फॉर एग्जांपल आप एक लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास एक लाइब्रेरी है, फिजिकल लाइब्रेरी है, उसमें आप काम कर रहे हैं, उसमें आप डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि हम जो हमारे पास कलेक्शन है उसको हम कन्वर्ट कर लें डिजिटल फॉर्मेट में। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैनर्स यूज़ होते हैं, जिसको आप स्कैन करेंगे, फिर उसकी ट्रिमिंग करेंगे, फिर उसको जो है पेज नंबरिंग जो है उसकी सही करेंगे, फिर उसके बाद उसको PDF में या किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक कंप्लीट बुक बनाएंगे। एक तो ये तरीका है। दो तीन तरीके और भी है, वो फिर नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। दूसरा है कि एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल डिजिटल वर्क्स क्रिएटेड बाय एंड स्कॉलर्स। एग्जाम्पल आइटम्स वुड बी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स एंड जर्नल्स। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक्वायर करें। एक तो एक फिजिकल, जो हमने पढ़ा कि फिजिकली आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, उसको आप डिजिटाइज कर रहे हैं। दूसरा जो है कि आपके पास कोई कलेक्शन नहीं है, ठीक है, इवन आपके पास फिजिकल लाइब्रेरी भी नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि एक डिजिटल लाइब्रेरी को बिल्ड करने के लिए आप सबसे पहले एक डेटाबेस डेवलप करते हैं। ठीक है, उसका फिर उसको ऑनलाइन करते हैं या लोकल एरिया नेटवर्क पे लाते हैं, और उसके बाद फिर आप परचेजिंग करते हैं किस चीज़ की, ई बुक्स की, या सब्सक्रिप्शन करते हैं की। ठीक है, तो ये जो परचेज है ये बुक्स के लिए है एंड अदर मटेरियल्स, और जो सब्सक्रिप्शन है वो किस चीज के लिए है, वो हमारे पास जर्नल्स की है। तो जर्नल्स की हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और बुक्स जो है उसको हम करेंगे। तो ये दो तरीके भी हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डिजिटल कलेक्शन, इसमें एक होता है ना, जो फर्स्ट हमने पढ़ा हुआ है स्कैन, दूसरा जो है वो डिजिटली बर्न ऑब्जेक्ट हैं, कि मतलब एक को हम स्कैन करते हैं स्कैनर के जरिए से, दूसरा जो है बाय डिफॉल्ट उसकी बर्थ ही डिजिटल हुई होती है। फॉर एग्जांपल पहले जब लोग किताबें लिखते थे तो वो हाथ से लिखते थे और फिर उसको टाइपराइटर वाले को देते थे कि आप इसको टाइप करो, वो टाइप करता था, फिर एक बुक जो है हमारे पास प्रिंट होके आ जाती थी। दूसरा क्या है कि डिजिटली, अच्छा, और फिर जब प्रिंटेड फॉर्म में वो बुक आती थी तो उसको हम स्कैन कर देते हैं, तो उसको कहते हैं कि ये मतलब डिजिटली बोर्न ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्कैन्ड है।
और दूसरा जब हम एक्वायर करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या है कि डिजिटली बोर्न ऑब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं। जिस तरह उसमें भी स्कैन होते हैं जो पब्लिशर्स ने स्कैन किए होते हैं और अपने पास रखे होते हैं, लेकिन ज्यादा डिजिटल बोर्न ऑब्जेक्ट होते हैं। तो डिफरेंशिएशन बिटवीन डिजिटली बोर्न ऑब्जेक्ट्स एंड स्कैन ये है कि वो ऑलरेडी प्रिंटेड मटेरियल को आप स्कैन करते हैं और फिर जो है उसको डेटाबेस में अपलोड करते हैं, डेटाबेस में उसकी एडिशन करते हैं। दूसरा हमारे पास है डिजिटली बोर्न ऑब्जेक्ट, वो स्कैन नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट ही, मतलब अगर कोई राइटर है, वो एक किताब लिखता है, कोई इंटेलेक्चुअल है, वो अपना आर्टिकल लिख रहा है, तो वो उसको लिखना शुरू ही किस चीज में करता है, वो कंप्यूटर से स्टार्ट रहता है। कंप्यूटर में सॉफ्ट फॉर्म में उसकी जो है टाइप राइटिंग वो शुरू कर देता है, तो उसको हम कहते हैं ये डिजिटली बोर्न ऑब्जेक्ट हैं। फिर वो उसको आप प्रिंट भी लें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या है कि उसका टेक्स्ट जो होता है वो हमारे पास डिजिटली बोर्न ऑब्जेक्ट्स कहलाता है। अच्छा, इसके एग्जांपल जो है वो बुक्स हैं और जर्नल्स हैं। तो बुक्स को हम परचेज करते हैं, ठीक है, जो पब्लिशर्स के पास होते हैं उसको हम परचेज करते हैं। और दूसरा क्या है, हमारे पास जर्नल्स है जिसको हम सब्सक्राइब करते हैं। तो जर्नल जो हमारे पास होते हैं, बुक्स और जर्नल्स को एक्सप्लेन करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि जर्नल किसे कहते हैं और बुक्स किसे कहते हैं। थर्ड वन है एक्सेस टू एक्सटर्नल मटेरियल्स नॉट हेल्ड इन हाउस by providing pointers to websites, other library collections, or publisher servers. This method may not exactly constitute part of a local collection. It is still a method of increasing the materials available to local users. तो तीसरा तरीका ये है कि जब आप डिजिटल लाइब्रेरी को बिल्ड कर रहे हैं तो फर्स्ट टू मेथड्स हमने पढ़ लिए। थर्ड मेथड क्या है कि आप लोग क्या कहते हैं, मतलब जो एक्सटर्नल डेटाबेसेस हैं पब्लिशर्स के पास पड़े हो, तो उसको हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको हम पेमेंट करते हैं और वो उस कलेक्शन की प्रोविजन हमें दे देते हैं। उसको फिजिकल मतलब वो जो सॉफ्ट फॉर्म में हम उसको लेके आते हैं, अपने डेटाबेस में नहीं रखते हैं। ये क्या, ये सिर्फ पॉइंटर्स होते हैं। जिस तरह हमने वर्चुअल लाइब्रेरी की एग्जांपल ली थी कि वर्चुअल लाइब्रेरी में जस्ट हम एक्सटर्नल लिंक्स देते हैं, तो ये थर्ड मेथड क्या है, ये एक्सटर्नल लिंक्स है। फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी है टेलर एंड फ्रांसिस की, उनके पास बहुत सारे जर्नल्स हैं, मोर देन 1000 उनके पास जर्नल्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स भी हैं। तो फिर क्या है, जब उनके पास इतना बड़ा डेटाबेस है, ठीक है, तो उसको हमें परचेस करने में फिर बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे अगर हम उनसे एक एक चीज परचेस करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि एज अ होल डेटाबेस की आपको प्रोविजन दे देते हैं। तो उस डेटाबेस की फिर चार्जेस होती है, ठीक है, वो एनुअल बेसिस पे फॉर एग्जांपल आपको वो 500 जर्नल जो है उसकी प्रोविजन देते हैं। तो उसके वो आप लोगों से फॉर एग्जांपल, ठीक है, 50 लाख रुपए क्लेम करते हैं। तो 50,000 सॉरी 500 जर्नल जो है, और उसकी फिर आपको रेंज प्रोवाइड करते हैं कि ये जर्नल जो है फॉर एग्जांपल 2001 से लेकर अब तक जितने भी जर्नल्स हैं वो आपको प्रोविजन होगी। इससे अर्लियर जो हमारे आर्काइवल मटेरियल है उसकी प्रोविजन आपको नहीं होगी। फिर वो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि आप उनके साथ कैसे टर्म्स एंड कंडीशन पे करते हैं। इसकी जो जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, वो है हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन की डिजिटल लाइब्रेरी। अब उनके पास सर्वर पे कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ, हायर एजुकेशन कमीशन वालों के साथ उन्होंने वेब इंटरफेस प्रोवाइड किए और उन्होंने मुख्तलिफ पब्लिशर से, मुख्तलिफ सोसाइटीज से उनके डेटाबेसेस की एक्सेस जो है वो ली है। और जितने भी हायर एजुकेशन कमीशन के साथ एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, या कॉलेजेस हैं, तो उनको उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस प्रोवाइड की है। डिजिटल लाइब्रेरी ऑलरेडी हम पिछले क्लासेस में जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का वो टॉपिक था उसमें हमने डिजिटल लाइब्रेरी को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी दी थी। लेकिन क्या है कि इस बार इंशाल्लाह हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि हायर एजुकेशन कमीशन की डिजिटल लाइब्रेरी का मकसद क्या है, ये कब वजूद में आया, फिर उसके बाद इसमें कितनी कलेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको ये एक्सटर्नल लिंक्स जो है, ये थर्ड मेथड
टू डेवलप अ डिजिटल लाइब्रेरी या बिल्डिंग अ डिजिटल लाइब्रेरी में ये थर्ड स्टेप जो है या थर्ड मेथड ऑफ डेवलपिंग अ डिजिटल लाइब्रेरी है। इसकी समझ आपको हायर एजुकेशन कमीशन की जो हम डिजिटल लाइब्रेरी यूज करेंगे प्रैक्टिकली, तो उसमें आप लोगों को मैं एग्जांपल्स बताऊंगा कि ये देख लें। ये एग्जांपल है थर्ड मेथड की कि एक्सेस टू एक्सटर्नल मटेरियल्स नॉट हेल्ड इन हाउस। जस्ट आप लोगों ने इंटरफेस प्रोवाइड किया है और पॉइंटर्स डाले हैं, मतलब पॉइंटर्स मीन की लिंक्स दिए हुए हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स की, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की, मुख्तलिफ कलेक्शंस की, मुख्तलिफ पब्लिशर्स की, ठीक है, मुख्तलिफ सर्वर्स की, जितने भी डेटाबेसेस हैं। तो वो उनके पैसे कमाने का तरीका है। वो क्या करते हैं, कमर्शियल, जिस तरह हम बुक परचेज करते हैं इसी तरह हम क्या है ये डेटाबेसेस जो है इसको सब्सक्राइब करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी को बिल्ड करते हैं। ये थर्ड स्टेप जो है जिसके नीचे लिखा हुआ है कि दिस मेथड में नॉट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ ए लोकल कलेक्शन, इट इज स्टिल अ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द मटेरियल्स अवेलेबल टू लोकल यूजर्स। ये क्या है कि ये आपके लोकल कलेक्शन को की डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन क्या है कि आपके यूजर्स को आप ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनको ऐसे मतलब हर कोई तो कंप्यूटर लिटरेट नहीं होता, वो तो ये समझते हैं कि ये कलेक्शन भी हमारी लाइब्रेरी के पास जो है पड़ी हुई है, हमारे इदारे के पास पड़ी है। लेकिन क्या है, आप लोगों ने वर्चुअली उनके लिंक्स प्रोवाइड किए होते हैं जिसको यूजर जो है वो यूज करते हैं। तो ये भी एक मेथड है डेवलपिंग डिजिटल लाइब्रेरी या बिल्डिंग अ डिजिटल कलेक्शन। फिर हमारे पास आती है digitization, ठीक है। इधर आप देख रहे हैं, हमने कहा है ना कि फर्स्ट स्टेप में डिजिटाइजेशन। तो अब डिजिटाइजेशन डिटेल से पढ़ते हैं। डिजिटाइजेशन जो है ये क्या है, recall that one of the primary methods of digital collection आपको जब लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी को उसके कलेक्शन को बिल्ड कर रहे होते हैं तो उसमें क्या है कि प्राइमरी मेथड जो है डिजिटल कलेक्शन बिल्डिंग का वो आप देखें वो क्या है, रिकॉल दैट वन ऑफ द प्राइमरी मेथड ऑफ डिजिटल कलेक्शन बिल्डिंग इज डिजिटाइजेशन। सबसे पहला जो है प्राइमरी मेथड वो क्या है, वो डिजिटाइजेशन है। क्योंकि आप ऑलरेडी एक लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं तो उसके एग्जिस्टिंग कलेक्शन को आप क्या करते हैं, आप उसको डिजिटाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है आपका ये है। व्हाट डज दिस टर्म मीन एग्जैक्टली, इसका microforms in form through scanning, sampling, or in fact even rekeying. An obvious obstacle to digitization is that it is very expensive. One estimate from the University of Michigan at Ann Arbor, the organization responsible for the JSTOR project, puts the cost of digitizing a single page at $2 to $6 US डॉलर। तो आप देख लें कि इसकी जो उनने जेस्टोर को बिल्ड करने में इन्होंने क्या किया, जितने भी उनके पास मटेरियल था उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्कैन करके उसकी डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है। तो पर पेज उन्होंने $2 से लेकर $6 तक जो है उसकी स्कैनिंग चार्जेस ली थी। तो आप खुद सोच लें कि एक किताब में कम से कम पेजेस तो 100 पेजेस तो होंगे ना, तो फिर आप खुद देख लें कि इसकी कॉस्ट कितनी आई होगी। क्या है कि आजकल वो फिर उसको कमा भी रहे हैं, जितना कॉस्ट उन्होंने लगाया उससे ज्यादा आए होंगे, क्योंकि जिसको जो है वो काफी एक्सपेंसिव है जब हम उसको सब्सक्राइब करने जाते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं जब विजुअलाइजेशन करने जाते हैं तो उसमें हमारे पास किताबें पढ़ी हुई हैं लाइब्रेरी में, हमारे पास जर्नल्स पढ़े हैं, हमारे पास जो है मैगजीन्स हैं, हमारे पास कोई मैप्स है, चार्ट्स हैं, फोटोज है, पेंटिंग्स हैं, माइक्रोफॉर्म्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो अब उसको क्या हम करते हैं, उसको हम डिजिटाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो बुक्स को तो हम स्कैन करते हैं, ठीक है, उसको स्कैन करते हैं, हर एक पेज को स्कैन करते हैं, फिर उस कंप्लीट
किताब की जो है उसकी हम ट्रिमिंग करते हैं हर एक पेज की, ताकि उस पर एडजस्टमेंट करते हैं। और वो उसके बाद उसकी हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट उसको PDF फॉर्म में या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो भी हमारे पास फिजिबल हो। तो अब इसमें पेंटिंग्स वगैरह हो गई, फोटोज वगैरह, तो पेंटिंग्स तो बड़ी बड़ी होती हैं, फोटोज भी कुछ बहुत बड़े होते हैं, मैप्स जो है वो बड़ी होती हैं। तो इसमें क्या है कि जितना भी कलेक्शन है उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के स्कैनर्स जो है वो यूज़ होते हैं। आप खुद भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मुझे टाइम मिला तो मैं भी यूट्यूब पे आप लोगों को चलो अभी ट्राई कर नहीं, बस इस तरह है कि थोड़ा टाइम लगेगा हमारा। आप YouTube में खुद सर्च कर लें कि डिजिटाइजेशन प्रोसेस या हाउ टू डिजिटाइज अ बुक, तो आपको मुख्तलिफ किस्म के स्कैनर नज़र आएंगे। ठीक है, इनिशियली तो हम एक एक पेज को स्कैन करते थे, फिर आजकल मुख्तलिफ किताबों के लिए मुख्तलिफ स्कैनर्स आए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी किताब है जो नई है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इस तरह करते हैं कि पेज बाय पेज उसको जुदा कर देते हैं, अलग अलग पेज। जिस तरह आप लोगों ने ये लेटेस्ट फोटोस्टेट मशीन देखे होंगे, तो ये लेटेस्ट फोटोस्टेट मशीन क्या है, वो सारे पेजेस हम उसमें रख देते हैं, वो ऑटोमेटिकली खुद ही उठाता है और उसकी फोटोस्टेट निकाल के हमें दे देता है। उसमें दोबारा हर एक में स्कैनर की उसका जो ऊपर वाला सिरा है उसको उठाने की ज़रूरत नहीं होती है, ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से वो कर सकें, स्कैन कर सकें। पहले स्कैनर जो थे वो इस तरह थे कि पेज बाय पेज हम एक एक पेज को स्कैन करते थे, फिर दूसरा पेज रखते थे, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह। लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें अगर आपके पास नई किताबें हैं तो उनका अपना तरीकाकार है। आप इस तरह, जिस तरह रहेल नहीं होता इस तरह रहेल होता है, उसमें किताब रख लेते हैं, मशीन जो है ऑटोमेटिकली जो स्कैनर है वो एक पेज को, उस पेज को स्कैन करके पलटा देता है, दूसरा पेज आता है ऑटोमेटिकली, आपको पेज और पलटाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के स्कैनर्स आपको, लेकिन वो स्कैनर्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। हमने हमारे पास इधर इस्लामिया कॉलेज में लाइब्रेरी में मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, तो आपको तो पता है मैन्युस्क्रिप्ट्स रेयर मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखे गए होते हैं और कई साल पुराने हैं। मतलब कुछ उसमें ऐसे हैं कि जो 1000 साल पहले लिखे गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो 500 साल पहले। तो ये रेयर कलेक्शन होती है, तो इसको हमने कहा कि डिजिटाइज करते हैं। तो फिर जब उस वक्त, आज से 5 साल पहले की बात है, तो जब हमने बुक आई स्कैनर जो बड़ा स्कैनर है उसकी मार्केट में पता की, तो वो उस वक्त तकरीबन 80 लाख के 90 लाख रुपए 90 लाख रुपीस का वो बनता था वो एक स्कैनर। तो मतलब वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन क्या है कि फिर आपका काम आसान कर देते हैं। आप किताब को रख लें, बस वो ऑटोमेटिकली उसको स्कैन करेगा और फिर उसको ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में PDF में कन्वर्ट करके भी दे देगा। तो वो थोड़े महंगे हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बुक होते हैं हम उसको स्कैन करते हैं एक एक पेज को, या आजकल तो मोबाइल से भी इवन आप लोग स्कैनिंग कर सकते हैं इसमें। स्कैनर है, स्कैनर है, सभी किस्म के स्कैनर जो में आप उसको इमेज लेते हैं, वो आपको डायरेक्ट जो है उसकी एडजस्टमेंट करके दे देता है। फिर आपको कहता है आप ब्लैक एंड व्हाइट में इसको सेव करना चाहते हो या नहीं, इसको आप इसी तरह एज इट इज सेव करना चाहते हो। तो उसको हम फिर क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के जरिए से उसको PDF में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आजकल को थोड़ी आसानी हो गई है। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा इतना नहीं होता उसके इदारे के पास, तो वो क्या करते हैं, वो इवन डिजिटल कैमरा ले लेते हैं, उससे फिर उसकी स्कैनिंग करते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्कैनिंग के तरीके हैं, जो अगर हमें टाइम मिला तो हम खुद वीडियो चलाएंगे, अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पे देख लें। तो या मैं आप लोग के ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा यूट्यूब की वीडियोस जिस पे वो डिजिटाइजेशन कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म, फिर इसमें ऐसे मटेरियल भी हैं जो जिस तरह मैंने रेयर मटेरियल की बात की, तो उसकी स्कैनिंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसके पेज इतने नाजुक होते हैं कि वो जो उसकी लाइटिंग होती है वो उसको ख़राब करती है। जो स्कैनिंग की लाइट है ना वो उसको ख़राब करती है आप पेज को, या आप पेज को पलटाते हैं तो वो जो है इतना नाजुक होता है तो उसके फटने का खतरा होता है। उसका फिर अलग तरीका है, फिर उसकी लेमिनेशन करते हैं, फिर लेमिनेशन के बाद ये प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के जो मेथड्स हैं जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो वो उस पर अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद उसकी स्कैनिंग करते हैं।
तो ये था मुख्तलिफ मतलब आप कास्ट देख लें, शुरू में हमने पढ़ा था कि ये बहुत कास्टली होता है जब आप डिजिटाइजेशन कर रहे होते हैं, तो डिजिटाइजेशन के अमल में ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, अब है कि हाउ टू डिसाइड व्हाट पार्ट्स ऑफ ए कलेक्शन टू डिजिटाइज। आप फैसला कैसे करेंगे कि आप अपनी लाइब्रेरी में डिजिटाइजेशन करने जा रहे हैं, तो आप कौन सा मतलब अप्रोच अप्लाई करेंगे। आपकी लाइब्रेरी में है, आया आप ये करेंगे कि फर्स्ट एक्सेशन नंबर पे जो बुक है उसको उठा के स्कैन करेंगे, फिर सेकेंड एक्सेशन नंबर जितना भी कलेक्शन है कम्प्लीटली आया आप वो तरीके अख्तियार करते हैं। तो ये मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं, देयर आर सेवरल अप्रोचेस अवेलेबल एट लीस्ट थ्योरेटिकली। ठीक है, मतलब ये है कि हमारे पास थ्योरेटिकली वो अवेलेबल है, इसमें जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन ऑफ कलेक्शंस। ठीक है, तो रिट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन ऑफ कलेक्शन ये है कि मतलब जो बैक डेट में जितने आप लोगों ने परचेज किए हैं, आपके पास लाइब्रेरी में कलेक्शन अवेलेबल है, उस कलेक्शन को आप कैसे डिजिटाइज करेंगे, या उसके डिजिटाइजेशन का मेथड A to Z, जिस तरह मैंने कहा कि फर्स्ट सेक्शन से लेकर लास्ट सेक्शन नंबर तक आप करेंगे। तो इसेंशियली स्टार्टिंग एट A एंड एंडिंग अप Z, ए से लेकर जी तक जितनी भी किताबें हैं, मतलब फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 1 से लेकर जितनी भी आपके लास्ट सेक्शन नंबर है उसको आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो हाउ योर आइडियल सच कंप्लीट कन्वर्जन वुड बी, मतलब ये एक आइडियल है कि मतलब आप कहेंगे मैं इस तरह करूंगा या करूंगी, क्योंकि एक आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, इट इज इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल टेक्निकली। ठीक है, ये टेक्निकली जो है इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है, मतलब ये कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख कलेक्शन है, तो 1 लाख कलेक्शन ना भी चलो 50,000 कलेक्शन है, और अगर आप कहें कि मैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो सारे एक्सेशन नंबर पे जितने भी बुक्स हैं उसको मैं डिजिटाइज करता हूँ, तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, और लॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि सालों साल लग जाएंगे लेकिन आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। लीगली भी ये पॉसिबल नहीं है एंड इकोनॉमिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टेक्निकली, लीगली एंड इकोनॉमिकली इट इज इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल। लीगली क्या है कि अब आपको जिस तरह कॉपीराइट एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये फिर कॉपीराइट एक्ट की वायलेशन आ जाती है कि एक बुक है आपके पास पड़ा हुआ है और उसकी कॉपीराइट एक्सपायर नहीं हुई, और आप क्या करते हैं, या आपके पास राइट नहीं है, राइट टू कॉपी, तो आप क्या करते हैं, फिर ये लीगल इश्यूज बनते हैं कि आपने जो परचेज किया हुआ है पब्लिशर से, तो उसमें कॉपीराइट में क्लियर कट ये लिखा होता है कि आपने इसको रिप्रोड्यूस नहीं करना है किसी दूसरे मीडियम में। और इकोनॉमिकली क्या है, टेक्निकली भी है कि आप इतना वो नहीं कर सकते कि इतने बंदों को रखने पर इतने स्कैनर्स रख लें कि आपका सारा काम हो जाए। और इकोनॉमिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको बैक वक्त तो सारा बजट नहीं मिलता, कि अगर आप कहें आप प्रपोजल बनाएं भी कि मैंने कलेक्शन डिजिटाइज करनी है, तो आपको फिर अगर इतने ज़्यादा पैसे लिख लें कि आप कहें कि मुझे 2 अरब रुपये चाहिए अपनी लाइब्रेरी को वो करने के लिए, डिजिटाइज करने के, तो वो कहेंगे आप पागल हो गए, 2 अरब रुपये हमारे पास कहाँ है। तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने ये दूसरे मेथड जो है ये अप्लाई करने होते हैं। Digitization of a digitization of a particular special collection or a portion of one. इसका क्या मतलब है कि a small collection of manageable size and which is highly valued is the prime priority. आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो कंप्लीट रिट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप एक खास को क्या कर लें, डिजिटाइज कर लें, उनको ये चीज मैंने डिजिटाइज करनी है। वो क्या हो सकता है, वो जो भी आपकी प्रायोरिटी, आप लाइब्रेरी में आप सही समझते हैं कि कौन सा कलेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको हम प्रायोरिटी पे रखें और उसको हम पहले डिजिटाइज कर लें। फॉर एग्जांपल 1 लाख कलेक्शन है, तो आप उसमें कहें 5,000 ऐसी किताबें उठाएं जो आपको पता हो कि ये मतलब वेरिएबल बुक्स हैं, और ये बहुत मतलब वेरिएबल किस सेंस में, या तो ये कि वो आउट ऑफ प्रिंट हो, या तो वो ये कि वो बहुत आउट ऑफ प्रिंट मीन के रेयर हो, मार्केट में नहीं मिलती हो, और दूसरा ये कि बहुत एक्सपेंसिव हो जिसको आप परचेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उन कलेक्शन को रख लें। तो जो भी आपको वेरिएबल कलेक्शन लगे, आप उस पोर्शन को क्या करो, डिजिटाइज करने की शुरुआत करो। फिर क्या है कि हाईलाइट आर डाइवर्स कलेक्शन।
by digitizing particularly good examples of some collection strength. Diverse collection में आप सीधा सीधा जितने भी फॉर एग्जांपल आपके पास हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मेरे पास 10 मेन डिसिप्लिन हैं, तो हर एक डिसिप्लिन से इंपॉर्टेंट किताब तो वो मैं उठा के वो एक मतलब 1,50,000 मैंने पहले करने हैं, तो मैं क्या कर लूँ, मैं 5 किताबें हर एक डिसिप्लिन से उठाऊं और उसको प्रोजेक्ट में शामिल करूं कि इसमें करना है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। आपको पता है आपकी लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा सर्कुलेट सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा डिमांड जो सबसे ज्यादा ठीक है, वो आप लोग अगर सॉफ्टवेयर आपके लाइब्रेरी ऑटोमेशन किए हैं तो आप रिपोर्ट्स में लिख लें कि मोस्ट सर्कुलेटेड बुक्स, तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। तो मोस्ट सर्कुलेटेड बुक्स भी आप वो कर सकते हैं, या अगर आपकी ऑटोमेशन नहीं हुई है और आप लोग मैनुअली इशू कर रहे हैं किताबें और रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसमें फिर आप लोग जो बुक कार्ड्स हैं, ठीक है, तो उन कार्ड से भी आपको पता चलता है कि ये किताब कितनी ज्यादा सर्कुलेट हुई, कितनी ज्यादा इशू हुई, जितनी ज्यादा इशू हुई होगी उतना ज्यादा जो है मतलब उसकी डिमांड होगी, या जो बुक्स हो रही होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि हाई यूज मटेरियल जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज हैं आपकी लाइब्रेरी में, तो वो आप क्या कर सकते हैं, उसको डिजिटाइज करने की इनिशिएटिव ले सकते हैं। फिर है एन एडहॉक कि आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि जब भी आप लोगों को जरूरत हो किसी मटेरियल को डिजिटाइज करने की तो आप उसको करो, अदरवाइज सबको ना करो। तो एक कैजुअल तरीका है, ठीक है। where one digitizes and stores materials as they are। जब भी किसी किताब की डिमांड आ जाती है, रिक्वेस्ट आ जाती है आप लोगों के पास कि आप मुझे मतलब इस किताब की डिजिटल फॉर्म चाहिए, डिजिटल फॉर्मेट में ये किताब मुझे चाहिए, सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए, तो फिर आप लोग क्या करें, अच्छा इसकी तो डिमांड है, हम इसको स्कैन कर लेते हैं। दिस इज हाउएवर अ हैphazard मेथड ऑफ डिजिटल कलेक्शन बिल्डिंग। ये मतलब कोई डिजिटल कलेक्शन की बिल्डिंग का कोई खास एक तरीका नहीं है। एक दूसरा तरीका भी है जो इसमें डिस्कस नहीं हुआ, ठीक है, वो आप लोग वैसे ही नोट कर लें अपने पास। आजकल अगर आप देख लें बिल्डिंग इस तरह भी हो सकती है कि ऐसे लीगल वेबसाइट्स हैं हमारे पास, ऐसे लीगल डेटाबेसेस हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम डाउनलोड करके वो किताबें अपने फेयर यूज उसका कर सकते हैं, ठीक है। कमर्शियल नहीं, मतलब फेयर यूज मीन के जब एक स्टूडेंट को चाहिए होती है तो हम उस किताब को डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो तरीका इसमें नहीं लिखा, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि we can acquire e-books or e-journals from online open access databases। open access मीन कि हर किसी को उसकी एक्सेस होती है। एक ये तरीके भी आप इसमें वो कर लें। मुझे टाइम मिला तो मैं भी इस प्रेजेंटेशन में वो भी मेरे जहन में आया, तो इंशाल्लाह वो भी इंक्लूड कर लूँगा। वैसे आप नोट कर लें अपने पास के, मतलब एक ये तरीका भी है कि जो लीगल वेबसाइट्स हैं, लीगली हम जहाँ से जो ओपन एक्सेस बुक्स हैं या ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, या आर्काइवल मटेरियल से archive.org से भी हम डाउनलोडिंग कर सकते हैं, इमेजेस की, वीडियोस की, ऑडियो बुक्स की, टेक्स्ट बुक्स की। तो इस तरह भी हम अपनी कलेक्शन बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं जो तरीका जो प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको रिकमेंड करता हूँ, एक ये कि रिट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन में भी आप इस तरह कर सकते हैं कि जो आपके पास फिजिकली अवेलेबल बुक्स हैं, आप पहले उनको ऑनलाइन सर्च करें, archives.org में सर्च करें, या ओपन एक्सेस बुक्स जो हैं उसमें सर्च करें। अगर उधर आपके पास अवेलेबल है तो आपके क्या है, रिसोर्सेज बच जाएंगे।
बजाय कि उस किताब को आप स्कैन करो, पूरा प्रोसेस करो, फिर उसको ऑनलाइन करो। तो इससे अच्छा है कि आप पहले देख लें कि वो बुक आया फ्रीली अवेलेबल है या नहीं कहीं पे। तो अगर फ्रीली अवेलेबल है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको उसकी डिजिटाइजेशन करो। तो ये कुछ अप्रोचेस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने टेक्निकल आर्किटेक्चर को डिस्कस किया, जो इश्यूज आ रहे हैं और जो चैलेंजेस हैं इन डेवलपिंग डिजिटल लाइब्रेरीज। उसमें टेक्निकल आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग डिजिटल कलेक्शन है और डिजिटाइजेशन। ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करेंगे, मेटा डेटा, नेमिंग, आइडेंटिफायर्स एंड परसिस्टेंस, कॉपीराइट के जो इश्यूज हैं, राइट्स मैनेजमेंट है, फिर प्रिजर्वेशन है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम फिर कमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी था। अभी आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं।